हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने बात कर ली कि सतत विकास होता क्या है, उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है। अब उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज इसकी बात करेंगे। चैप्टर का नाम तुम लोगों को पता ही है, जो हमारा चल रहा है अभी तक वो है ये। और एक मिनट, ओके। तो इसी में धारणीय विकास की रणनीतियां क्या क्या होंगी, कौन कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको हमें यूज करना चाहिए। कुछ 5-6 स्ट्रैटेजीज इसको हम लोग 2 वीडियोस में देख लेंगे, आराम से समझते हुए चलेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है। पहली चीज क्या है, सबको पता है यार कि गैर पारंपरिक स्रोतों का प्रयोग करो ऊर्जा में, है ना। अभी तक हम लोग किस किस से कर रहे हैं, कोल पावर प्लांट्स बनाया करते थे, उनको ना बना करके हम लोग न्यूक्लियर की तरफ चले जाएं। ठीक है, कम प्रदूषण होता है, लेकिन भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में काफी विरोध होता है इन सारी चीजों का कि न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर किसी तरह से भी परेशानी हुई तो रेडिएशन वगैरह फैलेगा। ऐसे ही दूसरा जो आपका है कि हम लोग हाइडल पावर का यूज कर सकते हैं, वो भी छोटे छोटे प्लांट्स बना करके बहुत बड़े स्तर बनाते हैं तो उसका नुकसान होता है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, भारत अपनी विद्युत आवश्यकताओं के लिए थर्मल को यूज करता है अभी, और हाइड्रो को करता है। मेनली हम लोग थर्मल को ही करते हैं, कोल को ही करते हैं, और थर्मल में भी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं। तो उनके क्या होता है, इससे बहुत अधिक डिपेंडेंट है हम लोग। और इससे हो क्या जाता है, इससे नुकसान होता है, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव क्या क्या पड़ता है कि एक तो आपका बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पर। दूसरा क्या हो जाता है, इसी से साथ में धुएं के रूप में जो राख होती है, फ्लाई ऐश, वो भी उड़ रही होती है, उससे भी बहुत नुकसान होता है लोगों को, आसपास के रहने वालों के लिए बहुत ज़्यादा पोल्यूटिंग हो जाता है वो। और प्रदूषण की बात कर रहे हैं तो फिर उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, हेल्थ कॉस्ट भी बढ़ी जाती है, जो लोग बीमार रह रहे होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। अच्छा, तो हम लोग कर क्या सकते हैं इसमें, जल विद्युत परियोजनाओं। अच्छा, तो अब कई लोगों को लगता है कि बांध बनाना तो बहुत अच्छा है, उससे तो क्या हो रहा है, पानी जा रहा है सीधे सीधे, कोई प्रदूषण भी नहीं हो रहा, टरबाइन घूम रही है। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारी जगह पर जहां पर बांध बनाए गए हैं, 2-3 तरह की दिक्कत होती है। एक, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा जो बांध है वो है थ्री गॉर्जेस डैम, ठीक है, कहां पर है, चीन में है। इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र पानी का क्या हो गया है, एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बन गया है। और वो रिजर्वायर इतना बड़ा है कि उससे पृथ्वी का जो घूमने की अपनी दूरी पर भी घूमती है ना, जिससे 24 घंटे का रहता है, वो भी कुछ माइक्रो सेकेंड्स का कम हो गया है। और वो क्यों हो जाता है, फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अभी आप ये समझिए कि उससे हुआ क्या है कि उसके नीचे की जो बेड है, बेड समझ रहे हैं जिसके ऊपर रखा हुआ है, तो बेड ये अपना बिस्तर नहीं है, जो बेड रॉक है, जिस जमीन के ऊपर वो पानी इतना बड़ा इकट्ठा हुआ है, वहां पर बहुत दबाव आ जाता है, बहुत प्रेशर पड़ने लग जाता है। तो वहां पर आसपास सिस्मिक एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। सिस्मिक एक्टिविटी समझ रहे हैं, जिनसे भूकंप आने की संभावना बढ़ गई है। तो अगर आप इतने बड़े स्तर पर चीजें ऐसा करना स्टार्ट करते हो तो क्या हो जाता है कि भूकंप आने की संभावना बढ़ने लग जाती है। ऐसे ही जो दूसरी चीजें होती हैं वो क्या हो जाता है कि आसपास का जो भी जंगल होता है ना, वो क्षेत्र डूब जाता है, उससे नुकसान हो जाता है, फॉरेस्ट रिजर्व डूब जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप जल विद्युत परियोजनाओं के भी दुष्परिणाम होते हैं, ठीक है, नदी का जो प्रभाव होता है और नदी की घाटियों के जो प्राकृतिक प्रभाव होते हैं उसमें हस्तक्षेप हो जाता है, ये भी सबको पता है। और क्या है, वायु शक्ति और सौर किरणें, ये पारंपरिक ऊर्जा के अच्छे उदाहरण है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अजीब चीज है, पारंपरिक तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं, इसको नॉन कन्वेंशनल में पढ़ते थे। जो पवन ऊर्जा है और सौर ऊर्जा है, इसको हम लोग नॉन कन्वेंशनल मानते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी किताब में पारंपरिक लिखा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर पारंपरिक लिख दिया। इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर कन्वेंशनल लिखा हुआ है, तो जो ट्रेडिशनल तो नहीं है वैसे एक तरह से, बट एकदम नया भी नहीं है, तो आप बोल सकते हो, क्योंकि दोनों जगह पर लिखा हुआ है इसलिए मैंने नोट कर दिया। बट फिर भी आप समझिए, इसको हम लोग ये कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स नहीं है। कौन कौन सा, सौर ऊर्जा और आपकी वायु शक्ति। क्या होता है इसमें, अच्छे उदाहरण है, तकनीकी ज्ञान का अभी अभाव है, इसलिए हम लोग इनको इतने अच्छे से विकास नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ये जो है ना, ये स्टेटमेंट अब उतना ठीक रहा नहीं है। क्यों नहीं ठीक रहा, इसलिए नहीं ठीक रहा क्योंकि हम लोग के देश में लगभग 660 मेगावाट का अगर आप कोल बेस्ड पावर प्लांट लगा रहे हो, तो वो एवरेज साइज का पावर प्लांट रहता है, कोयले पर आधारित। इसमें जो बिजली बनाने की खर्चा आता है वो लगभग 3 रुपए से कुछ ऊपर था, 3.06 रुपीज पर यूनिट। एक यूनिट होती ना, आपने कभी कभी मीटर में देखा होगा, 1 किलोवाट आवर बोलते हैं उसको हम लोग, जब फिजिक्स पढ़ाऊंगा वो भी आपको बता दूंगा। तो क्या होता है, 3.06 रुपीज पर यूनिट की बात हो रही है। कोयले पर हम लोगों ने अभी देखा है 2.41 रुपीज पर यूनिट की भी बिडिंग की गई है। बिडिंग समझ रहे हैं कि हम आपको इतने में बिजली बना करके दे देंगे, सौर ऊर्जा पर आधारित। तो अब सौर ऊर्जा बहुत सस्ती होती जा रही है। तो ये जो बात लिखी हुई थोड़ी पुरानी बात है, काफी अच्छे से हम लोगों ने टेक्नोलॉजी में इसमें इंप्रूवमेंट करके काफी एफिशिएंट बना लिया। तो हमें इस पर काम करने की बहुत आवश्यकता है। अच्छा, और क्या हुआ, वायु शक्ति, जहां पर अच्छी हवा की डायरेक्शन आपको पता है कि लगभग इस डायरेक्शन में इस टाइम पे बहेगी, उल्टी फिर इस तरफ बहेगी।
जहां पर तेज हवा बह रही है वहां पर हम लोग पवन चक्कियां लगाते हैं। आप गुजरात जाओगे कभी, राजस्थान में भी आपको मिलेगा, कोस्टल एरिया जितने भी हमारे जो हैं राज्य हैं उन सारे में मिलेगा आपको। कोस्ट में क्यों होता है? क्योंकि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, समुद्र से हवा आती है, फिर सुबह और शाम ऐसा होता है। क्यों होता है वो फिर कभी आपको भूगोल पढ़ाऊंगा, नहीं तो देर हो जाएगी थोड़ी सी, उसमें आपको बता दूंगा। तो ऐसी जगह पर हवा हमेशा अच्छी चल रही होती है। मैं आता हूं, छिबरामऊ नाम की एक जगह है छोटी सी, ठीक है, कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, कन्नौज जिला है वहां पर। तो मैं बचपन में जब वहां रहता तो कभी कभी हवा अच्छी चलती थी, तो हम लोग के घर में बोला था आज कितनी अच्छी हवा चल रही है। तो जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उनमें बहुत अच्छी हवा हमेशा नहीं चलती है। लेकिन जो समुद्र के किनारे, मेरी इंटर्नशिप थी जामनगर में, एक एसआर पावर लिमिटेड है, तो उसमें मेरी इंटर्नशिप थी कॉलेज के टाइम पर, तो वो है जामनगर में। तो जब मैं जामनगर गया तो देखा वो तो समुद्र के पास था, वहां पे हमेशा ही बहुत अच्छी हवा चलती थी। तो मुझे लगता था यहाँ पर अगर वहाँ के लोग आ जाए तो उनको तो लगेगा अरे यहाँ तो रोज ही अच्छी हवा चल रही है, ठीक है, क्योंकि समुद्र के किनारे आप रहते हो। तो ऐसी जगह पर क्या होता है, हम लोग पवन ऊर्जा का काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं और उससे बिजली बना रहे होते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या आती है, इसमें भी पता है एक समस्या होती है, जो चिड़िया वगैरह होती है ना, वो भी कई बार ट्रांसमिट कर रही होती है, मैसेजेस भेज रही होती हैं, और पवन चक्की घूमने से उन मैसेजेस में डिस्टर्बेंस हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी उनसे भी टकरा जाती हैं चिड़िया। तो काफी तेज घूमती है, आपको लगेगा कि बहुत धीरे घूम रही है, लेकिन उसकी जो टिप होती है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक। वो भी आपको फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, बहुत सारी चीजें अब। लेकिन इसमें समस्या जो अभी बड़ी समस्या है पवन ऊर्जा में, वो पहले इनिशियल कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, प्रारंभिक व्यय है वो काफी ज्यादा होता है, तो ये इनकी समस्या आती है। ऐसे क्या हुआ, फोटोवोल्टिक सेल, फोटोवोल्टिक भी लिखा हुआ है, इसके द्वारा सौर शक्ति के दो तरीके हैं। तो फोटोवोल्टाइक है जो इस तरह के आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा। इसी में एक हमारे जो मिनिस्टर साहब हुआ करते थे हर्षवर्धन, उन्होंने थोड़े दिन पहले, तो 2-3 साल हो गई है, एक पेड़ इनॉग्रेट किया था। कैसा था? थर्मल पेड़ था। तो उसमें क्या थी, प्लेट्स ही लगी हुई थी, लेकिन वो प्लेट्स ऐसी जगह पर थी कि आप बहुत कम क्षेत्र में पेड़ लगा सकते हो ना, नहीं तो आपको पेड़, इतनी सारी पेड़ के लिए जगह, काफी जमीन चाहिए, लेकिन पेड़ में आपने अलग अलग पेड़ लगा दी, तो कम जगह में ही आप काफी प्लेट्स लगा पा रहे हो, और वो पेड़ भी धीरे धीरे घूमती रहती है, इस तरह से सूरजमुखी का फूल घूमता है। तो क्या हो जाता है, मैक्सिमम एनर्जी ले पा रहा होता है। तो एक तो हो जाता है आपको फोटोवोल्टाइक, दूसरा ही होता है इसमें सोलर थर्मल। क्या होता है? सोलर थर्मल। इसको लेकर के बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी है, कभी अलग से बात करूंगा। तो दो तरीके हैं, लेकिन मेनली हम लोग फोटोवोल्टाइक को ही देखते हैं, ठीक, जबकि ये ज्यादा एफिशिएंट होता है, लेकिन इसमें कुछ चीजों की कमियां भी है। तो क्या क्या होता है इसमें, आप समझ लीजिए, थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को होगा, लेकिन बाकी क्या है, प्राकृतिक रूप से भारत में सूर्य किरणों के माध्यम से सौर ऊर्जा भारी मात्रा में उपलब्ध है। क्यों उपलब्ध है? क्योंकि जो हमारी दुनिया है वो है ऐसी, ठीक। इसमें क्या है, यहाँ पर एक आपकी आती रेखा, यहाँ पर एक आती है, इसको बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा, इसको क्या बोल देते हैं, मकर रेखा, ठीक है। जो लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ तक के बीच के जो भी कंट्रीज आती है ना, उनमें सूरज की किरणें काफी सीधी पड़ती हैं। तो अगर आपका देश इनके बीच में आ रहा है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सूरज की रोशनी की अबंडेंस रहती है, और वो भारत में है। कर्क रेखा हमारे में, कुछ कर्क रेखा के ऊपर कुछ राज्य आ जाते हैं, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, पंजाब है, बट वहां पर भी काफी अच्छा, काफी ज्यादा समय 270 दिन तो वहां पर भी रहता है। जम्मू कश्मीर को आप हटा दीजिए, पूर्वोत्तर में कुछ एक दो राज्यों को हटा दीजिए, बाकी भारत की मेजोरिटी जो इंडिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे ही आता है, कर्क रेखा के नीचे आता है, और इस वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पर सौर ऊर्जा उपलब्ध है। तो उसको हम लोग काफी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तन किया जा सकता है फोटोवोल्टाइक सेल से, सोलर थर्मल से भी कर सकते हैं, वो अलग से कभी बताऊंगा आपको। फिर क्या है इसमें, ये सेल जो है ना वो सौर ऊर्जा को एक विशिष्ट प्रकार के उपकरण से पकड़ते हैं। यह प्रौद्योगिकी दूर दराज के क्षेत्रों और ऐसी जगहों के लिए उपयोगी है जहां ग्रिड अथवा तारों द्वारा विद्युत पूर्ति या तो संभव नहीं या फिर बहुत खर्चीली है। आपका गांव है यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसा करके पहाड़ है, आपका गांव है यहाँ पर, ठीक है, 5-6 यहाँ पर घर बने हुए हैं, और जो ग्रिड है वो यहाँ से होकर जा रही है। ग्रिड देखिए ना आपने, बड़े बड़े बिजली के तार जा रहे होते हैं, तो वो जो ग्रिड है वो बनाने में कॉस्ट आती है। प्लस आपको ये जानकर के शायद आश्चर्य हो सकता है, भारत में जो ट्रांसमिशन लॉस है एक जगह से दूसरी जगह पे बिजली भेजने का, तो मान लीजिए अगर 100 यूनिट बिजली बनी है ना, तो जाते जाते 78 के आसपास ही पहुंच पाती है। क्यों? क्योंकि 22 यूनिट बिजली जो है ट्रांसमिशन लॉस हो जाता है। बिजली एक जगह से दूसरी जगह भेजने में भी खर्च हो रही होती है, वो बहुत बड़ी कॉस्ट है। सोचिए 22% तो पहले ही खर्च हो गई, पहुंच ही नहीं पाई, ठीक। 21 पॉइंट समथिंग अभी निकल के आया, वो बदलता रहता है, बट फिर भी 20% से ऊपर रहता है। और क्या हुआ, यहां पर अगर आप लोग सोलर पैनल खुद से लगा लो तो आपको ग्रिड की जरूरत ही नहीं है, आप पूरी बिजली खुद से यूटिलाइज कर पाओगे। अगर यहाँ पर आपको पहुंचाया भी दिया जाए तो बहुत खर्चीला पड़ेगा, तो ऐसी जगहों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर क्या है, यह प्रौद्योगिकी प्रदूषण से लगभग पूर्णतः दूर है, कोई प्रदूषण नहीं होता। लगभग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इनको बनाने में प्रदूषण हो रहा होता है ना थोड़ा सा, यहाँ इनको भी तो किसी इंडस्ट्री में बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप कोयले से कंपेयर करेंगे तो लगभग मान सकते हैं कि कोई प्रदूषण नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये चीज हो गई। ऐसे क्या हुआ,
इसी में एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था जिसको इंडिया ने स्टार्ट किया था। इंडिया और फ्रांस का भी काफी उसमें कंट्रीब्यूशन था। हमारे यहाँ अभी इसका हेड ऑफिस भी है दिल्ली में, और इसमें काफी अच्छे से भारत लीड कर रहा है, जिसमें 120 से ज्यादा देश आ गए थे साथ में, और सारे लोग इसमें रिसर्च कर रहे हैं जिससे कि किससे भी हम लोग जल्दी से जल्दी सौर ऊर्जा से ज्यादा बिजली बनाना स्टार्ट कर पाए। अच्छा, और भारत के लिए बहुत अच्छा है कि हम लोग कच्चा तेल मंगाते हैं, कोयला भी हमारे यहाँ पर बहुत है बाहर से, लेकिन बहुत खरीदते होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छी गुणवत्ता का कोयला नहीं है, तो वो सारे हमारे खर्चे कम हो जाएंगे, हमें बाहर जो हमारे इंपोर्ट बिल है वो काफी कम हो जाएगा, तो ये सारी चीजें होंगी। ऐसे अगला इसमें क्या जो तरीका आता है वो आता है लघु जलीय प्लांट का। लघु जलीय प्लांट का मतलब क्या होता है, हमें उतना बड़ा डैम नहीं बनाना है, 3 गॉर्जेस डैम जैसा, या फिर अपने देश में भी कई काफी डैम्स हैं बहुत बड़े बड़े, उतने बड़े डैम्स मत बनाओ, छोटे छोटे डैम्स बना लो। कहाँ पर? उत्तराखंड है, हिमाचल है, यहाँ पर आपको पता है हर जगह पर जलधारा मिल जाएगी, पानी बह रहा होगा, छोटा सा झरना होगा, छोटी सी धारा होगी, है ना, वो आपको मिल जाएगी। और उसमें क्या करते हैं, स्वदेश मूवी देखी आप लोगों ने, तो छोटी सी धारा से आपने एक टैंक बना लिया, बहुत बड़ा टैंक नहीं है, पानी का एक बड़ा टैंक बना लिया, और उस टैंक से आपने टरबाइन जोड़ दी, तो आसपास के गांव को वहां से पानी मिल सकता है। उसका कोई भी इन्वायरमेंट पे बुरा प्रभाव है नहीं, जो धारा थी वो बनी हुई है, आपने कोई बहुत जंगल वीडियो वो नहीं दिया उसमें, तो ये सारी चीजें होती है ना। पहाड़ी इलाकों में लगभग हमेशा स्थायी झरने आपको मिल जाते हैं जो हमेशा चल रहे हैं, 12 महीने चल रहे हैं, और ऐसे में क्या हो जाता है, झरनों की ऊर्जा से छोटी टरबाइन आप चला सकते हो। ठीक है, ऐसे छोटे हाइड्रो पावर प्लांट पर्यावरण के लिए हितकर होते हैं, इनसे नुकसान नहीं हो रहा होता है, क्योंकि जो भू उपयोग की प्रणाली है ना वो परिवर्तित नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि कोई जंगल था वो डूब गया, आपको किसी और तरह से आप बिजली का प्रयोग, भूमि का प्रयोग करने लगे, ये सारी चीज नहीं होती। इसलिए क्या होता है, छोटी छोटी टरबाइन लगा के इस तरह के आप हाइड्रो पावर प्लांट बनाते हो तो कोई समस्या नहीं आ रही होती है। अच्छा ठीक है, फिर क्या है इसमें, स्थानीय मांगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना, पहाड़ी राज्य है, वहां पर ये सारे काम करना, रोड बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, बड़ी बड़ी लाइंस ले जाना, रेलवे के ब्रिज बनाना, ये सब बहुत मुश्किल होता है। तो वहां पर पानी तो है ही है, सूरज की रोशनी थोड़ी कम आ रही है, और ऊंचाई पर थोड़ा ठंडक भी रहती है वहां पर, लेकिन उसके बाद भी आप ये समझिए कि क्योंकि अच्छी खासी सूरज की रोशनी से ज्यादा वहां के लिए ज्यादा सुटेबल है, क्यों, क्योंकि हमेशा ही पानी है आसपास, तो आपने पानी का छोटा सा टैंक बना लिया, वहां से आपको ग्रिड बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से क्या हो जाता है, जो संचरण की हानि है, ट्रांसमिशन लॉस, जो मैंने आपको बताया था कि 21% से ज्यादा है भारत में, वो रुक जाता है, उसको भी हम रोक सकते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी और गोबर गैस, ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग है। एलपीजी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे यहाँ पर सिलेंडर्स में यूज हो रही होती है, और गोबर गैस, इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। अभी क्या होता है, लोग लकड़ी यूज करते हैं, उपले जिसको कंडे भी बोलते हैं गोबर के, उनको यूज करते हैं, अन्य जैविक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पॉल्यूशन भी होता है काफी। खासतौर से जो लोग बना रहे होते हैं, महिलाएं होती हैं, उनकी काफी स्थिति सही नहीं रहती है। तो इसमें हम लोग उज्ज्वला योजना भी भारत सरकार लेकर के आई थी, जिसमें कोशिश की गई, हालांकि दूसरी बार लोग नहीं खरीद पाए क्योंकि उनके पास फिर से सिलेंडर खरीदने के पैसे नहीं थे, और एक माइंडसेट भी चेंज करने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी वो प्रयास सराहनीय था। उसमें क्या होता है, वन विनाश, आप लकड़ी काटोगे, फिर हरित क्षेत्र में कमी हो जाएगी, मवेशियों के गोबर की बर्बादी हो रही होती है, ठीक है, क्योंकि जो उपले होते हैं वो उतना एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं होता है। लोगों को लग रहा है कि अरे गोबर को हमने कंडे बना दिए, इससे कुछ तो यूज कर रहे हैं, वो एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट क्या, मैं आपको बताता हूँ, गोबर गैस कैसे एफिशिएंट आपको समझ में आएगा। इसकी बर्बादी हो रही होती है, और साथ में वायु प्रदूषण जैसे बहुत सारे निगेटिव चीजें होती हैं जो अभी नॉर्मली चल रहा है, ज्यादातर लोग यही सब कर रहे होते हैं। अच्छा, कर क्या सकते हैं, परिवारों में प्रदूषण को काफी हद तक कम कर देता है कौन, अगर हम लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर देना स्टार्ट करते हैं, जो मैंने आपको बताया था उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत हो रहा था। अच्छा, दूसरा क्या है, कम कीमत पर तरल पेट्रोलियम गैस प्रदान की जानी चाहिए, सब्सिडाइज होनी चाहिए, जो किया गया था। ठीक है, लेकिन ये और किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें घरों के अंदर का प्रदूषण बहुत हद तक कम हो जाता है। फिर क्या हुआ इसी में, अगला पॉइंट जो है, गोबर गैस संयंत्र को चलाने के लिए गोबर को संयंत्र में डाल दिया जाता है, और क्या होता है, उसी वो गोबर सड़ रहा होता है तो उससे गैस बन रही होती है, मीथेन रहती है नॉर्मली, उसी को हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में जो चीज बच जाती है, जो स्लरी, उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में स्लरी, क्या बोलते हैं, SLURRY। अब जो स्लरी बच जाता है ना, वो क्या होता है, बहुत अच्छा खाद होता है। तो गोबर गैस में दोनों चीजों का फायदा है, जो गैस से गैस निकल के उसके बाद से जो बचा उसको आप फर्टिलाइजर की तरह यूज कर लो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, वो जमीन को बहुत अच्छा करता है। ठीक, तो काफी अच्छा जैविक उर्वरक बन जाता है। सॉइल कंडीशनर होता है, जैसे शैम्पू नहीं होता अपने बालों के लिए कंडीशनर होता है, ऐसे ही क्या होता है, मृदा के लिए अनुकूलक होता है, यहाँ पे अनुकूल नहीं होगा, अनुकूलक होता है, मृदा अनुकूलक उसको बोल देंगे हिंदी में, तो वो बन जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ उपाय देखे जिनको हमें करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अभी कुछ और उपाय बाकी है, उसको हम लोग अपने अगले वीडियो में देखते हैं, मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं।
ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।